तो दोस्तों ब्लिट्ज़ नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिली थी 2011 में। तो इसका दूसरा पार्ट एक तरह से अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाला है। उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताया गया, उसकी फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजन, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ब्लिट्ज़ 2011 की ब्रिटिश एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन इलियट लेस्टर ने किया है, जिसे नाथन पार्कर ने लिखा है और इसमें जेसन स्टैथम, पैडी कॉन्सिडीन, एडन गिलन और डेविड मॉरिसी ने अभिनय किया है। यह फिल्म केन ब्रुएन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें उनके आवर्ती पात्र डिटेक्टिव सार्जेंट टॉम ब्रैंट और चीफ इंस्पेक्टर जेम्स रॉबर्ट्स हैं। 3. कहानी एक हिंसक पुलिस अधिकारी की है जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो दक्षिण पूर्व लंदन में पुलिस अधिकारियों की हत्या कर रहा है। यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम में लायंसगेट यूके द्वारा 20 मई 2011 को रिलीज की गई थी। कथानक: एक सीरियल किलर दक्षिण पूर्व लंदन में पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहा है। 2 पुलिस कांस्टेबलों की गोली मारकर हत्या और चीफ इंस्पेक्टर ब्रूस रॉबर्ट्स की पीट कर हत्या के बाद हत्यारे की पहचान की तलाश शुरू होती है। सार्जेंट पोर्टर नैश को जांच का नेतृत्व करने के लिए पुलिस की दक्षिण पूर्व लंदन शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। भले ही नैश एक बाहरी व्यक्ति है और खुले तौर पर समलैंगिक होने के कारण उसके साथी अधिकारियों द्वारा उसका व्यापक रूप से उपहास किया जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसे गर्म दिमाग वाले कर्कश जासूस सार्जेंट टॉम ब्रैंट में एक अप्रत्याशित सहयोगी मिल जाता है, जिसका हिंसक घटनाओं का इतिहास रहा है। जांच के दौरान पीसी एलिजाबेथ फॉल्स से उसका एक दोस्त मिलने आता है, जो मेटल नामक एक युवा गिरोह का सदस्य है, जिसे डर है कि उसके गिरोह ने वास्तव में किसी को मार दिया होगा। फॉल्स ने उसे स्थिति की जांच करने का वादा करते हुए डिटेक्टिव इंस्पेक्टर क्रेग स्टोक्स से संपर्क किया, जो फॉल्स के साथ डेट पर जाने पर मदद करने के लिए सहमत हो गया। ब्रैंट के मुखबिरों में से एक, रेडन, ब्रैंट और नैश को बैरी वीस नामक एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जिसने हाल ही में अभ्यास के लिए एक पुलिस कुत्ते को आग लगाने के बारे में शेखी बघारी थी। हालांकि ब्रैंट और नैश वीस के फ्लैट पर जाते हैं, लेकिन वे तुरंत उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पा सकते हैं। ब्रैंट वीस को उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसे उसने 1 साल पहले बिलियर्ड हॉल में लड़ाई में पीटा था। उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं। रेडन खुद ही जांच करने का फैसला करता है और अंततः वह प्रतीत होता है कि परित्यक्त कार को खोज लेता है जिसमें वीस अपनी हत्याओं की ट्रॉफी रखता है, जिससे पुष्टि होती है कि वीस ही हत्यारा है। इस बीच वेस एक अखबार के रिपोर्टर हेरोल्ड डनलप से संपर्क करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी हत्याओं को प्रेस में पर्याप्त कवरेज मिले। वेस डनलप को उसकी हत्याओं के बारे में अपडेट रखने का वादा करता है और घोषणा करता है कि वह ब्लिट्ज़ के नाम से जाना जाना चाहता है। इसके तुरंत बाद डनलप से रेडन भी संपर्क करता है, जो अपनी जानकारी को उच्च कीमत पर बेचने में रुचि रखता है। हालांकि रेडन डनलप को वेस की कार तक ले जाता है, लेकिन वेस का नाम बताने से पहले ही उसे मार देता है। डनलप फिर पुलिस को कार के बारे में सूचित करता है, लेकिन वे उसे खाली पाते हैं। ब्रैंट और एक साथी पुलिस कांस्टेबल को पता चलता है कि ब्लिट्ज़ के अब तक के सभी शिकार पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अतीत में वेस को गिरफ्तार किया है, और पीसी फॉल्स सबसे अधिक संभावना है कि अगला शिकार है। स्टोक्स के साथ अपनी डेट से घर लौटने के बाद फॉल्स पर वेस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन मेटल द्वारा उसे बचा लिया जाता है, जो आगामी संघर्ष में मारा जाता है। इससे पहले कि वेस फॉल्स पर फिर से हमला कर सके, पुलिस आ जाती है। ब्रैंट और नैश वीस को बाहर निकालने के लिए मीडिया को उसकी तस्वीर जारी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद आखिरकार एक लंबी तलाश के बाद वीस को पकड़ लिया जाता है। हालांकि वीस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए 48 घंटे और पूछताछ के बाद, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, पुलिस वीस को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। हताश होकर ब्रैंट और नैश वीस को धोखा देने के लिए एक साजिश रचते हैं, यह जानते हुए कि वीस बिलियर्ड हॉल की लड़ाई के लिए ब्रैंट से बदला लेना चाहेगा। वेस चीफ इंस्पेक्टर रॉबर्ट्स के अंतिम संस्कार में घुस जाता है, रॉबर्ट्स की वर्दी पहने हुए, जिसे उसने उसकी हत्या करने के बाद चुराया था। सेवा के दौरान ब्रैंट वहां से चला जाता है, उसके पीछे वेस भी होता है। ब्रैंट वेस को एक पार्किंग गैराज के ऊपर ले जाता है,
जहां उसे पता चलता है कि रास्ते में ब्रेंट और नैश ने अपनी जगह बदल ली थी। छिपे हुए ब्रेंट से हैरान वेस को बेरहमी से पीटा जाता है, उसे काबू में किया जाता है और उसकी बंदूक छीन ली जाती है, यह समझाते हुए कि वे वेस को कानूनी रूप से दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत कभी नहीं पाएंगे। ब्रेंट निष्कर्ष निकालता है कि वे अब एक सुविधाजनक स्थिति में हैं। चूंकि वेस ने एक पुलिस अधिकारी की पोशाक पहनी हुई है और ब्रेंट के पास ब्लिट्स की बंदूक है, वे उसे उसकी ही बंदूक से गोली मार सकते हैं और ऐसा लगेगा कि वेस ब्लिट्स के पीड़ितों में से एक था। वेस की हत्या के बाद ब्रेंट ने डनलप में कुत्तों को मुक्त कर दिया ताकि वे वेस का पीछा करें, क्योंकि वे वेस और पुलिस के खिलाफ लेख लिखकर कवरेज प्राप्त करना चाहते थे। ढालना: जेसन स्टेथम, डीएस टॉम ब्रेंट, पैडी कॉन्सिडाइन, पोर्टर नैश, एक कार्यवाहक निरीक्षक और टॉम का साथी, एडन गिलन, बैरी, ब्लिट्स, वेस, एक विक्षिप्त सीरियल पुलिस हत्यारा, डेविड मॉरिसी, हेरोल्ड डनलप, जावे एश्टन डब्ल्यूपीसी एलिजाबेथ फॉल्स के रूप में, ल्यूक इवांस, डीआई क्रेग स्टोक्स के रूप में, मार्क रेलांस, सीआई ब्रूस रॉबर्ट्स, निकी हेंसन, अधीक्षक ब्राउन, नेड डेनेही, रेडन, रॉन डोनाची क्रॉस के रूप में। उत्पादन: फिल्म की पटकथा नाथन पार्कर ने लिखी थी। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2010 में लंदन में हुई थी। 4. ब्लिच लायंसगेट यूके द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी। स्वागत: ब्लिच को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। रॉटन टोमाटोज पर 25 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 48% की स्वीकृति रेटिंग मिली है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, एक मध्यम अपराध थ्रिलर जो काफी हद तक थकाऊ रूप से परिचित भागों से बना है, ब्लिच शैली की रेखा के पीछे जेसन स्टैथम के प्रदर्शन को दर्शाता है। ल्यो एम्पायर के डेविड ह्यूजेस ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, एक रफकट क्राइम थ्रिलर जो जेसन स्टैथम को परिचित मैदान पर वापस लाती है और वह करती है जो वह सबसे अच्छा करता है। 7. द गार्जियन के कैथ क्लार्क ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और लिखा, कौन जानता है, हम दोषी खुशी वाली फिल्म के विकास को देख रहे हैं, दर्शकों को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए शीर्ष प्रतिभाओं के साथ भरा हुआ। बॉक्स ऑफिस: ब्लिट्स ने दुनिया भर में कुल 15,774,948 की कमाई की। 1. फिल्म ने घरेलू डीवीडी और ब्लूरे बिक्री से 3,065,744 की अतिरिक्त कमाई की। इलियट लेस्टर एक ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन निर्देशक हैं जो फिल्म ब्लिच के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2006 में लव इज द ड्रग के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत करने से पहले संगीत वीडियो निर्देशन से अपना करियर शुरू किया था। आजीविका: लेस्टर ने 2006 में ड्रामा फिल्म लव इज द ड्रग के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। 1. 2011 में उन्होंने नाथन पार्कर की स्क्रिप्ट से क्राइम थ्रिलर ब्लिट्स का निर्देशन किया, जिसमें जेसन स्टैथम और पैडी कॉन्सिडीन ने अभिनय किया। 2014 में लेस्टर ने HBO की ड्रामा फिल्म नाइटिंगेल का निर्देशन किया, जिसमें डेविड ओएलोवो ने अभिनय किया। लेस्टर ने जेवियर गुलोन की स्क्रिप्ट पर आधारित 478 नामक एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म का निर्देशन भी किया है, जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म को 2017 में आफ्टरमैथ नाम से रिलीज किया गया था। फिल्मोग्राफी: 2006 लव इज द ड्रग, 2011 ब्लिट्स, 2014 नाइटिंगेल, 2017 स्लीप वॉकर, 2017 परिणाम, 2024 टिकट। वीडियो संगीत: 2003 हिलेरी डफ द्वारा व्हाई नॉट 6, 2004 जेसिका सिम्पसन द्वारा विद यू 7, 2005 दफ्रे द्वारा ओवर माई हेड केबल कार 8, 2007 कीथ मरे द्वारा नोबडी डू इट बेटर, जिसमें टायरेस और जूनियर शामिल हैं 9, 2008 30 सेकंड्स टू मार्स द्वारा ए ब्यूटीफुल लाई जेरेड लेटो द्वारा संनिर्देशित 10, 2008 सेलेना गोमेज द्वारा टेल मी समथिंग आई डोंट नो 11, 2018 एवरिल लेविग्ने द्वारा हेड एबव वाटर 12, 2019 एवरिल लेविग्ने द्वारा आई फेल इन लव विद द डेविल। सिगमंड जान जिगी कामसा, जन्म 12 नवंबर 1969, 1, 2,
एक स्वीडिश ब्रिटिश मनोरंजन स्टूडियो कार्यकारी और फिल्म कार्यकारी निर्माता हैं। वह ट्रू ब्रिट एंटरटेनमेंट के सीईओ और संस्थापक हैं। 3. एक ब्रिटिश आधारित नाट्य वितरक जो विशेष रूप से ब्रिटिश फीचर फिल्मों और टेलीविजन के सवित्त पोषण और सनिर्माण के लिए समर्पित है। इससे पहले कामसा मार्व के ग्रुप सीईओ थे। 5. निर्देशक और निर्माता मैथ्यू वॉन के साथ साझेदारी करते हुए, जहां उन्होंने किंग्समैन फ्रेंचाइजी के विस्तार की देखरेख की और टेट्रिस 2023 फिल्म का निर्माण किया, जिसमें टेरॉन एगर्टन ने अभिनय किया। साथ ही वॉन की नवीनतम बड़े बजट की फिल्म अर्गिल 2024, जिसमें हेनरी कैविल, सैम रॉकवेल, ब्राइस डलास हॉवर्ड, सैमुअल एल जैक्सन और जॉन सीना ने अभिनय किया, जिसे 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स और एप्पल टीवी प्लस के माध्यम से रिलीज किया जाना है। कामसा जुलाई 2020 तक लायंसगेट यूके और यूरोप के सीईओ थे। 6. जहां वे ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्मों के एक प्रमुख समर्थक थे, उन्होंने 60 से अधिक ब्रिटिश फिल्मों में निवेश और रिलीज किया। साथ ही है एरी ब्राउन 2009, सैल्मन फिशिंग इन द यमन 2011, द रेलवे मैन 2013, ब्रुकलिन 2015, एडी द ईगल 2015 और लंदन है फॉलन 2016 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 6. आजीविका। कामसा ने 1987 तक हाईगेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और 1993 में पाइनवुड स्टूडियो में स्थित टीवी प्रोडक्शन कंपनी स्कॉर्पियो प्रोडक्शंस के संस्थापक और प्रबंध निदेशक के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। 1998 में उन्होंने साइमन फ्रैंक्स के साथ मिलकर स्वतंत्र फिल्म वितरण कंपनी रेडबस फिल्म की स्थापना की, जो यूके में बेंड इट लाइक बेकहम 2002 और गुड नाइट एंड गुड लक 2005 सहित फिल्मों का निर्माण और वितरण करती है। अक्टूबर 2005 में रेडबस फिल्म को लायंसगेट एंटरटेनमेंट को $35 मिलियन में बेच दिया गया। 8 और फरवरी 2006 में लायंसगेट यूके बन गया। लायंसगेट यूके और यूरोप के सीईओ के रूप में कामासा ने यूके की शीर्ष 10 बॉक्स ऑफिस फिल्मों के निवेश, उत्पादन और वितरण की देखरेख की, जिसमें द हंगर गेम्स फ्रेंचाइजी की 3 किस्तें, द एक्सपेंडेबल्स और इसके सीक्वल, कैथरीन बिगेलो की ऑस्कर विजेता द हर्ट लॉकर 2008 और एक्शन फिल्में ओलंपस है स्फॉलन 2013 और इसका सीक्वल लंदन है स्फॉलन 2016 शामिल हैं। 10. उन्होंने डीप वाटर होराइजन 2016 और ला ला लैंड 2016 के लिए यूके वितरण का भी नेतृत्व किया। यूके फिल्मों के कार्यकारी निर्माता के रूप में कामासा के क्रेडिट में सैल्मन फिशिंग इन द यमन 2011, इवान मैकग्रेगर और एमिली ब्लंट अभिनीत द रेलवे मैन 2013, कॉलिन फर्थ और निकोल किडमैन अभिनीत ए लिटिल कैओस 2014, केट विंसलेट और एलन रिकमैन अभिनीत एडी द ईगल 2015, टेरॉन एगर्टन और ह्यू जैकमैन अभिनीत और ब्रुकलिन 2015, साउरसे रोनन अभिनीत शामिल हैं। कामासा का ब्रिटिश स्वतंत्र फीचर फिल्मों को समर्थन देने का एक लंबा इतिहास रहा है। वह 40 से अधिक ब्रिटिश शीर्षकों पर कार्यकारी निर्माता रहा है। उद्धरण वांछित। 2023 में उनका नवीनतम व्यावसायिक उद्यम ट्रू ब्रिट एंटरटेनमेंट है, जो एक ब्रिटिश आधारित नाट्य वितरक है जो विशेष रूप से ब्रिटिश फीचर फिल्मों और टेलीविजन के सवित्त पोषण और सनिर्माण के लिए समर्पित है। डोनाल्ड कुशनर, जन्म 2 मार्च 1945, एक अमेरिकी निर्माता है जिन्होंने एनिमेशन, लाइव एक्शन और थिएटर प्रोडक्शंस के साथ काम किया है। जीवनी। कुशनर का जन्म 2 मार्च 1945 को एन गार्डनर के घर हुआ था। उनकी 2 बहनें हैं। कुशनर ने प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में हाई स्कूल में पढ़ाई की, 1971 में सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1973 में बोस्टन विश्वविद्यालय जेडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने फ्लोरेंस, इटली में 1 वर्ष तक कला का अध्ययन किया। बोस्टन लौटने पर कुशनर ने एक कानून व्यवसाय स्थापित किया जिसमें कई शो बिजनेस क्लाइंट शामिल थे, जिसके कारण उन्हें बोस्टन मंच के लिए नाटकों का निर्माण करने का अवसर मिला, जिनमें पीएस योर कैट इज डेड और कर्ट वोंगुट के प्लेयर पियानो का पहला नाटकीय रूपांतरण शामिल था। 1977 में कुशनर ने फिल्म निर्माता स्टीवन लिसबर्गर के साथ साझेदारी की और 1978 में यह जोड़ी वेस्ट कोस्ट चली गई, जहां उन्होंने एनबीसी के लिए 90 मिनट की एनिमेटेड फिल्म एनिमलिम्पिक्स का निर्माण किया, लेकिन अंततः इसे रद्द कर दिया गया।
बाद में उन्होंने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए अपनी पहली लाइव एक्शन फिल्म ट्रॉन की कल्पना की और उसका निर्माण किया। ट्रॉन के बाद कुशनर ने ग्लेन ए लार्सन और पीटर लोके के साथ मिलकर 1980 के दशक की टेलीविजन सीरीज ऑटोमैन का निर्माण किया, जो एक होलोग्राफिक क्राइम फाइटर के बारे में थी। यह सीरीज दिसंबर 1983 में शुरू हुई और अगस्त 1984 में समाप्त हुई और इसमें ट्रॉन में देखे गए प्रभावों के समान प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। कुशनर और उनके साथी पीटर लोके ने 1980 के दशक में कुशनलोके कंपनी की स्थापना की, जहां उन्होंने फिल्म और टेलीविजन श्रृंखला दोनों का निर्माण जारी रखा। कुशनर को ट्रॉन के 2010 सीक्वल ट्रॉन लिगेसी के कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। मई 2011 में कुशनर ने एली सोमाहा के साथ मिलकर ग्रूमन के चीनी थिएटर की खरीद की और इस ऐतिहासिक इमारत को बहाल करने की योजना बनाई, हालांकि उस समय अफवाहें थीं कि इसे नाइट क्लब में बदल दिया जा सकता है। 1-2 चीनी थिएटर सितंबर 2013 में एक आईमैक्स थिएटर के रूप में फिर से खुल गया, स्टेडियम सीटिंग के साथ पूरा, जबकि नए मालिकों ने इमारत की विरासत को बनाए रखने के लिए कई ऐतिहासिक समूहों के साथ काम किया। 3 व्यक्तिगत जीवन। डोनाल्ड की 2 बेटियां और एक बेटा है, एल्विन, जैस्पर और स्पेंसर। एल्विन हाइट कुशनर एक निर्माता भी है और उन्होंने डोनाल्ड के साथ कई फिल्मों में काम किया है। वह TCL चाइनीज थिएटर की अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम करती हैं। ट्रिक जॉर्ज कॉन्सिडाइन, जन्म 5 सितंबर 1973, एक अंग्रेजी अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उन्हें स्वतंत्र फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें 2 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 3 इवनिंग स्टैंडर्ड ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार, ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म पुरस्कार और 2007 वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए सिल्वर लायन पुरस्कार मिला है। उनकी पहली प्रमुख ऑन स्क्रीन उपस्थिति फिल्म निर्माता निर्देशक शेन मीडोज के साथ उनके पहले सहयोग में थी, जो ए रूम फॉर रोमियो ब्रास 1999 में थी, और पावेल पावलिकोव्स्की की लास्ट रिजॉर्ट 2000 में अल्फी थी। अन्य क्रेडिट में डॉक्टर स्लिप 2002, 24 ओवर पार्टी पीपल 2002, इन अमेरिका 2003, माई समर ऑफ लव 2004, डेड मैन्स शूज 2004 शामिल हैं, जिसने 2005 में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेता का एम्पायर पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए BIFA पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने डॉग ऑल टुगेदर 2007 लिखी और निर्देशित की, जिसने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता, और 2011 में इसका फीचर फिल्म रूपांतर टायरानोसॉर, जिसने ब्रिटिश लेखक, निर्देशक या निर्माता द्वारा उत्कृष्ट शुरुआत के लिए बाफ्टा। स्टेज पर कॉन्सिडीन को रॉयल कोर्ट थिएटर में द फेरीमैन, गिलगर थिएटर में और ब्रॉडवे पर बर्नार्ड बी जैकब्स थिएटर में उनके प्रदर्शन के लिए 2018 और 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ओलिवियर अवार्ड्स और टोनी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। टेलीविजन पर कॉन्सिडीन ने पू 239 2006, माई जिंक बेड 2008, रेड राइडिंग 2009, इन्फॉर्मर 2018, द सस्पिशंस ऑफ मिस्टर व्हिचर सीरीज की टेलीविजन फिल्मों 2013 से 2014 में मुख्य भूमिका निभाई है। अन्य टेलीविजन क्रेडिट में पीकी ब्लाइंडर्स 2016, द आउटसाइडर 2020, द थर्ड डे 2020 शामिल हैं, और सबसे खास तौर पर उन्होंने हाउस ऑफ द ड्रैगन। प्रारंभिक जीवन। कॉन्सिडीन का जन्म बर्टन अपॉन ट्रेंट, स्टैफोर्डशायर में हुआ था, जहां वे अभी भी रहते हैं। 1-2 वे अपने भाई और 4 बहनों के साथ बर्टन के एक गांव विंसहिल में एक काउंसिल एस्टेट में पले बढ़े। 2-3 उनके पिता मार्टिन जोसेफ कॉन्सिडीन आयरिश थे। 4 कॉन्सिडीन ने अन्य स्कूलों के अलावा एबॉट बेने सीनियर स्कूल और बर्टन कॉलेज में पढ़ाई की। 1990 में उन्होंने बर्टन कॉलेज में परफॉर्मिंग आर्ट्स में नेशनल डिप्लोमा करने के लिए दाखिला लिया, जहां उनकी पहली मुलाकात शेन मीडोज से हुई। 1-3 1994 में कॉन्सिडाइन ब्राइटन विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी का अध्ययन करने के लिए चले गए। वहां रहते हुए उन्होंने सामाजिक वृत्तचित्रकार पॉल रीस के अधीन अध्ययन किया, जिन्होंने एक परियोजना का वर्णन किया। विंशिल में उनके घर में कॉन्सिडाइन के माता पिता के चित्रों को बहुत शानदार बताया। 2 एक समय पर कॉन्सिडाइन को निष्कासन की धमकी दी गई थी, लेकिन उन्होंने प्रथम श्रेणी BA के साथ स्नातक किया।
अभिनय कैरियर। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद मीडोज ने कई लघु फिल्मों में कॉन्सिडीन को कास्ट किया, साथ ही अपनी दूसरी फिल्म ए रूम फॉर रोमियो ब्रास 1999 में भी कॉन्सिडीन ने अपने स्क्रीन डेब्यू में परेशान किरदार मोरेल की भूमिका निभाई। 5. फिल्म में कॉन्सिडीन के प्रदर्शन के कारण पावेल पावलिकोव्स्की ने उन्हें लास्ट रिजॉर्ट 2000 में अपनी पहली अभिनीत भूमिका में कास्ट किया। कॉन्सिडीन ने प्रेम में डूबे मिसफिट अल्फी की मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने थेसालोनिकी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 6. कॉन्सिडीन ने 24 ओवर पार्टी पीपल और इन अमेरिका जैसी पंथ फिल्मों में सहायक और अभिनीत भूमिकाओं के साथ 2000 के दशक के मध्य में अपनी प्रोफाइल को बढ़ाया। 2004 में कॉन्सिडीन ने अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मीडोज की बदला लेने वाली फिल्म डेड मैन्स शूज 2004 में रिचर्ड के रूप में, एक फिल्म जिसे उन्होंने सहलिखा था 7-5 और जिसके लिए उन्होंने 2005 के एम्पायर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेता का पुरस्कार जीता। 5. उसी वर्ष उन्होंने निर्देशक पावेल पावलिकोव्स्की के साथ अपनी दूसरी फिल्म माई समर ऑफ लव में अभिनय किया। दोनों फिल्मों को पुरस्कार सर्किट में मान्यता मिली, जहां कॉन्सिडीन ने 5 नामांकन और 2 जीत अर्जित की। अगले वर्ष कॉन्सिडीन ने स्टोन्ड 2005 में फ्रैंक थोरोगुड, रोलिंग स्टोन्स के सहसंस्थापक ब्रायन जोन्स के संदिग्ध हत्यारे की भूमिका निभाई। यह इस समय के आसपास था कि कॉन्सिडीन ने सिनेमा के खलनायकों, विरोधी नायकों और गहरे चरित्रों के एक लोकप्रिय चित्रकार के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की। कॉन्सिडीन स्पेनिश थ्रिलर बोस्क डी सोम्ब्रास 2006 में दिखाई दिए। इसके फिल्मांकन के दौरान ही कॉन्सिडीन ने वह लिखा जो बाद में उनकी पहली लघु फिल्म डॉग ऑल्टोगेदर बनी। कॉन्सिडीन का दावा है कि यह उनके सहकलाकार गैरी ओल्डमैन थे जिन्होंने उन्हें फिल्म बनाने का आत्मविश्वास दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने बाफ्टा स्वीकृति भाषण के दौरान ओल्डमैन को धन्यवाद दिया। 2006 में उन्होंने पू 239 में टिमोफी बेरेजिन के रूप में अभिनय किया, जो एक रूसी परमाणु सुविधा में एक कार्यकर्ता है जो विकिरण की घातक खुराक के संपर्क में आता है। 2007 में कॉन्सिडीन ने 2 लोकप्रिय बड़े बजट की फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। बॉर्न ट्रिलॉजी फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म द बॉर्न अल्टीमेटम, जिसमें उन्होंने अखबार के रिपोर्टर साइमन रॉस की भूमिका निभाई। 7. 2009 में उन्होंने चैनल 4 की लघु श्रृंखला रेड राइडिंग 1980 में पीटर हंटर की भूमिका निभाई, जो डेविड पीस के उपन्यासों पर आधारित थी, और मीडोज, ले डोंक और स्कोर्सेज़ी के साथ एक और सहयोग। एक फिल्म जो बिना स्क्रिप्ट के एडलिब्ड थी और पाउंड 48,000 की लागत से 5 दिनों में फिल्माई गई थी और जिसका प्रीमियर एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 2011 में कॉन्सिडीन ने जो डनथॉर्न की पुस्तक सबमरीन के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया, जिसे रिचर्ड अयोडे ने लिखा और निर्देशित किया। 9. इसके अलावा 2011 में कॉन्सिडीन केन ब्रुएन उपन्यास ब्लिट्स के रूपांतरण में पोर्टर नैश के रूप में दिखाई दिए, साथ ही हेलेन एडमंडसन और नील मैके द्वारा लिखित द सस्पिशंस ऑफ मिस्टर व्हिचर में जैक व्हिचर के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष कॉन्सिडीन को उनके ए रूम फॉर रोमियो ब्रास के सहकलाकारों में से एक, बाफ्टा विजेता अभिनेत्री विकी मैकक्लर के साथ फिर से कुछ समय के लिए मिला। दोनों ने फिल्म्स फॉर लाइफ सीजन को बढ़ावा देने के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में स्क्रीन साझा की। विज्ञापन को स्पेन में 2 दिनों में शूट किया गया था। 10. वह कई संगीत वीडियो में दिखाई दिए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है कोल्डप्ले का गॉड पुट ए स्माइल अपॉन योर फेस 2002 और मोलोको का फैमिलियर फीलिंग 2003-06, साथ ही आर्कटिक मंकीज का ट्रैक लीव बिफोर द लाइट्स कम ऑन 2006, जिसके लिए उन्होंने वीडियो लिखा था। कॉन्सिडीन ने द वर्ल्ड्स एंड में अभिनय किया, जो 5 मस्कटियर्स में से एक के रूप में एक महाकाव्य पब क्रॉल का पुनः प्रयास कर रहा था। कॉन्सिडीन ने पहले हॉट फिज़ 2007 में कलाकारों और चालक दल के साथ काम किया था। यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम में 19 जुलाई 2013 को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी। 11 अगस्त 2015 में कॉन्सिडीन ने पुष्टि की कि वह फिल्म जनी मैन की पटकथा लिख रहे हैं, जिसमें वह अभिनय भी करेंगे। यह जॉन होटन के नॉन फिक्शन। अप्रैल 2017 में
कॉन्सिडीन ने रॉयल कोर्ट थिएटर में द फेरीमैन में अपना पेशेवर स्टेज डेब्यू किया। इससे पहले वेस्ट एंड में गिलगर थिएटर में स्थानांतरण किया गया था। 15, 16, 17 प्रोडक्शन को ब्रॉडवे पर बर्नार्ड बी जैकब्स थिएटर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 2 अक्टूबर 2018 को पूर्वावलोकन शुरू हुआ। 4 टोनी पुरस्कार जीतने वाले इस नाटक का समापन 7 जुलाई 2019 को हुआ। 18-19 क्वीन कार्नी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए कॉन्सिडाइन ने ओलिवियर अवार्ड्स और द टोनी अवार्ड्स दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2020 में उन्होंने जूड लॉ के साथ HBO मिनी सीरीज द थर्ड डे में मिस्टर मार्टिन की भूमिका निभाई। 20 अगस्त 2022 में कॉन्सिडीन गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन में किंग विसेरीज टारगेरियन 21 के रूप में दिखाई देने लगे। 22 कॉन्सिडीन आगामी बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा जायंट में ब्रेंडन इंगल का किरदार निभाएंगे, जिसमें मेना मसूद नसीम हमीद के साथ नजर आएंगी। 23 फिल्म निर्माण कैरियर कुत्ता कुल मिलाकर टायरानोसॉर। 2007 में कॉन्सिडीन ने पीटर मुलन अभिनीत अपनी पहली लघु फिल्म डॉग ऑल्टोगेदर लिखी और निर्देशित की, जो आंशिक रूप से कॉन्सिडीन के पिता पर आधारित थी। डॉग ऑल्टोगेदर ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए 2007 बाफ्टा पुरस्कार जीता। साथ ही 2007 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए सिल्वर लायन, 2007 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स BIFA में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश लघु और सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म जूरी अवार्ड नैरेटिव स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। 7 बाद में उन्होंने ओलिविया कोलमैन और पीटर मुलन के साथ अपने पहले फीचर लंबाई निर्देशन टायरानोसॉर में लघु को विकसित किया, जिसमें डॉग ऑल्टोगेदर में पहली बार प्रस्तुत किए गए पात्रों की कहानी को फिर से शुरू किया। 25 उन्होंने वी नीड टू टॉक अबाउट केविन के लिए टिल्डा स्विंटन के साथ बराबरी की। 18 दिसंबर 2011 तक फिल्म ने दुनिया भर में 28 नामांकनों में से 21 पुरस्कार जीते थे। द गार्जियन ने 2012 के लिए फर्स्ट फिल्म अवार्ड के लिए अपनी शॉर्टलिस्ट में फिल्म को शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया जब 17 जनवरी 2012 को बाफ्टा पुरस्कार के नामांकन की घोषणा की गई, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में ओलिविया कोलमैन को शामिल न किए जाने से ट्विटर पर ओलिविया कोलमैन और टायरानोसॉर दोनों की वैश्विक ट्रेंडिंग हुई। 27 साथ ही 2011 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में उनके फीचर निर्देशन की पहली फिल्म टायरानोसॉर के लिए विश्व सिनेमा निर्देशन पुरस्कार भी मिला। तनख्वाहदार मजदूर पैडी की अनुवर्ती फिल्म 2017 की जनी मैन फिल्म, जिसे पैडी ने जोडी व्हिटेकर के साथ लिखा और निर्देशित किया था, और हालांकि टायरानोसॉर की तुलना में इसे कम सराहा गया, लेकिन इसने फाइटिंग समुदाय के भीतर प्रभाव डाला। पूर्व UFC मिडलवेट चैंपियन माइकल बिस्पिंग ने जनी मैन को खेल से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए प्रमुख चालक के रूप में उद्धृत किया। 18 संगीत कैरियर कॉलेज के दौरान ग्रंट नामक एक वर्चुअल कॉमेडी थ्रैश ग्रुप में एक छोटे कार्यकाल के बाद कॉन्सिडीन और शेन मीडोज ने दोस्तों रिचर्ड ईटन, साइमन हर्सन और निक हेमिंग, बाद में द लीजर सोसाइटी के साथ बैंड शी टॉक्स टू एंजल्स, इसी नाम के ब्लैक क्रोज गीत से प्रेरित, का गठन किया, जिसमें मीडोज गायक और कॉन्सिडीन ड्रमर थे। 3 कॉन्सिडीन ने बैंड छोड़ दिया, शेष सदस्यों ने फिर से गठन किया, खुद को ओस्लो कहा। जूल्स हॉलैंड के शो में दिखाई देने के दौरान, जबकि कॉन्सिडीन ब्राइटन विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी का अध्ययन करने के लिए चले गए, जहां उन्होंने एक नया समूह बनाया, पेडेस्ट्रियन नामक एक ब्रिटपॉप बैंड। 12 उनके रॉक बैंड ने राइडिंग द लो 2 कॉन्सिडाइन और राइडिंग द लो को 2014 में संगीत जगत में बड़ा ब्रेक मिला, जब चार्लटन्स के टिम बर्गेस ने उन्हें वेल्स के पोर्ट मेरियन में फेस्टिवल नंबर 6 में अपने क्यूरेटेड टिम पीक्स डिनर इवेंट में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया। कॉन्सिडाइन ने बर्गेस की किताब टेलिंग स्टोरीज पढ़ने के बाद उनसे संपर्क किया था, ताकि ध्यान पर चर्चा की जा सके। बातचीत आगे बढ़ी और टिम ने उदारतापूर्वक हमें पोर्ट मेरियन में खेलने की पेशकश की, जिसके कारण बैंड ने इस साल लीसेस्टर में O2 अकादमी में चार्लटन्स का समर्थन किया। मुझे मंच पर डर नहीं लगा। हम तैयार थे। हमने अपना इतिहास ऑफ कैमरा बनाया। हम विकसित हुए हैं। हम बेहतर हुए हैं। पहले यह कच्चा था, हमारे पास केवल अहंकार था। हमें एक लंबा रास्ता तय करना था और हमने इन सभी पब गिग्स में अपना हुनर सीखा। हमने बैंड में एक अभिनेता होने की वजह से किसी की मदद की उम्मीद नहीं की थी। कॉन्सिडाइन ने कहा। 12
2016 में बैंड ने अपना दूसरा पूर्ण लंबाई वाला एल्बम आर हियर टू हेल्प द नेबरहुड रिलीज किया, जिसे रॉकफील्ड स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और बोस्टन स्पेसशिप्स और गाइडेड बाय वॉयस के बासिस्ट क्रिस लूसरेंको द्वारा निर्मित किया गया। कॉन्सिडाइन ने शब्द लिखे जबकि बैंड ने संगीत लिखा। एडन मर्फी, जन्म 24 अप्रैल 1968, जिन्हें एडन गिलन बटा एलेन के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक आयरिश अभिनेता हैं। वे 3 आयरिश फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कारों एक के प्राप्तकर्ता हैं और उन्हें ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार, ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार और टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। टेलीविज़न पर उन्होंने चैनल 4 सीरीज़ क्वीर एज फोक 1999 से 2000 में स्टुअर्ट एलन जोन्स की भूमिका निभाई, HBO सीरीज़ द वायर 2004 से 2008 में टॉमी कार्सेटी, RT सीरीज़ लव हेट 2010 से 2011 में जॉन बॉय, HBO सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 से 2017 में पीटर लिटिलफिंगर बेलिश, BBC सीरीज़ पीकी ब्लाइंडर्स 2017 से 2019 में एबरमा गोल्ड और मेयर ऑफ किंग्सटाउन 2021 वर्तमान में मिलो सेंटर के रूप में। उनकी फिल्म भूमिकाओं में द डार्क नाइट राइज 2012 में CIA ऑपरेटिव बिल विल्सन, कैलवरी 2014 में डॉ फ्रैंक हार्ट, मेज रनर द स्कॉच ट्रायल्स 2015 और मेज रनर द डेथ क्योर 2018 में जैनसन, सिंग स्ट्रीट 2016 में रॉबर्ट और बोहेमियन रैप्सोडी 2018 में जॉन रीड शामिल हैं। उन्होंने 2016 के वीडियो गेम क्वांटम ब्रेक में पॉल सेरेन के लिए आवाज और मोशन कैप्चर भी प्रदान किया। प्रारंभिक जीवन। गिलन का जन्म 24 अप्रैल 1968 को डबलिन के ड्रमकोंड्रा क्षेत्र में हुआ था, जो पेट्रिसिया, नी गिलन और डेनिस मर्फी के 6 बच्चों में सबसे छोटे थे। 3. उनकी शिक्षा डबलिन के ग्लासनेविन पड़ोस में सेंट विंसेंट के CBS में हुई थी। गिलन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक किशोर के रूप में की। 14 साल की उम्र में नेशनल यूथ थिएटर में शामिल हुए। 3 और 16 साल की उम्र में प्रोजेक्ट आर्ट्स सेंटर में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के प्रोडक्शन में निक बॉटम का किरदार निभाया। 5. एडन मर्फी नाम पहले से ही पंजीकृत था, इसलिए उन्होंने अपनी मां के पहले नाम को मंच के नाम के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 6. वे 1987 में लंदन चले गए जब वे 19 वर्ष के थे। 6. आजीविका। गिलन ने चैनल 4 की टेलीविज़न सीरीज़ क्वीर एज फॉक और इसके सीक्वल में स्टुअर्ट एलन जोन्स का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश एकेडमी टेलीविज़न अवार्ड में नामांकन मिला। हेरोल्ड पिंटर के नाटक द केयरटेकर में ब्रॉडवे की भूमिका के लिए उन्हें टोनी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 7. डेविड मैमेट के अमेरिकन बफेलो के डबलिन गेट थिएटर के 2007 के प्रोडक्शन में टीच की भूमिका के लिए उन्हें आयरिश टाइम्स थिएटर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। 8. 2003 में उन्होंने शंघाई नून के सीक्वल शंघाई नाइट्स में खलनायक की भूमिका निभाई। 2004 में द केयरटेकर में निर्माताओं द्वारा देखे जाने के बाद गिलन को HBO सीरीज़ द वायर में टॉमी कार्सेटी की भूमिका दी। वह 2009 की फिल्म 12 राउंड्स में नजर आए और उसी साल जुलाई में वे BBC 2 के एक नाटक फ्री फॉल में नजर आए। उन्होंने ब्रिटिश नाटक थॉर्न में फिल हेनरिक के रूप में सह-अभिनय किया। 2011 में गिलन ने HBO सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स में पीटर लिटिलफिंगर बेलिश का किरदार निभाना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें अपना दूसरा आयरिश फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार नामांकन मिला। 10. वह 7 सीज़न में दिखाई दिए। 11. जब तक कि सीज़न 7 के समापन द ड्रैगन एंड द वुल्फ में उनके चरित्र की मृत्यु नहीं हो गई। 12. उन्होंने ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर ब्लिट्स में पुलिस हत्यारे बैरी वीस और ब्रिटिश हॉरर फिल्म वेकवुड में अभिनय किया। गिलन ने प्रशंसित आयरिश क्राइम ड्रामा लव हेट में क्राइम बॉस जॉन बॉय का किरदार निभाया। 13. जिसके लिए उन्हें अपना तीसरा आयरिश फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार नामांकन और दूसरी जीत मिली। 2012 में उन्होंने द डार्क नाइट राइज में CIA ऑपरेटिव बिल विल्सन। 14. चरित्र का नाम उपन्यास से है, उसका नाम फिल्म की पटकथा में सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, की भूमिका निभाई, जो किसी प्रमुख हॉलीवुड फिल्म में उनकी पहली भूमिका थी। 15. गिलन ने कहा कि उन्हें भूमिका निभाने में मजा आया, लेकिन उन्होंने ब्लॉकबस्टर बिटपार्ट्स की तुलना में कम बजट की मुख्य भूमिकाएं पसंद कीं।
15 गिलन के चरित्र को विशेष रूप से कुछ इंटरनेट हलकों द्वारा फिल्म के शुरुआती प्लेन दृश्य में कथित रूप से अजीब संवाद देने के लिए नोट किया गया था, खासकर चारचन के टीवी बोर्ड के उपयोगकर्ताओं द्वारा। इस प्रकार वह बाद में टीवी उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय एक इंटरनेट मेम का विषय बन गया, जिसे बैम्पोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। 16 जो उक्त दृश्य में विल्सन और टॉम हार्डी के चरित्र बैन के बीच संवाद का संदर्भ देता। 19-20 उन्होंने 2013 में बीबीसी की 5 भाग की थ्रिलर मेडे और अगले वर्ष आयरिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म कैलवरी में अभिनय किया। 21 उन्होंने ड्रामा सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स के कलाकारों के साथ स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन साझा किया। गिलन ने लघु फिल्म एकी मुक्क में भी अभिनय किया। 22 जिसे आइसलैंडिक बैंड सिगुर रोस द्वारा वल्तारी मिस्ट्री फिल्म एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, साथ ही दूसरी फिल्म द स्कॉच ट्रायल्स में जॉनसन और तीसरी फिल्म मेज रनर द डेथ क्योर मेज रनर ट्रायोलॉजी में। 23 गिलन ने बायोपिक बोहेमियन रैप्सोडी में क्वीन के मैनेजर जॉन रीड की भूमिका निभाई, जो 2 नवंबर 2018 को रिलीज हुई थी। 24 उन्होंने आयरिश अभिनेत्री लाओइसा सेक्सटन द्वारा लिखित और निर्देशित लघु फिल्म आई डिडेंट, आई वाजंट, आई एमट में एडन के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 2019 से 2020 तक द हिस्ट्री चैनल की 2 सीजन सीरीज प्रोजेक्ट ब्लू बुक में अभिनय किया। गिलन ने डॉ. जे. एलन हाइनेक की भूमिका निभाई, जो एक प्रतिभाशाली और कम सराहना प्राप्त कॉलेज प्रोफेसर हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट ब्लू बुक नामक एक ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए यूएस एयर फोर्स द्वारा भर्ती किया जाता है। देश भर में यूएफओ देखे जाने की जांच करते समय उनके साथी एयर फोर्स कैप्टन माइकल क्विन भी उनके साथ शामिल होते हैं। 26 उन्होंने बीबीसी क्राइम ड्रामा किन में एक प्रमुख आयरिश अपराध परिवार के सदस्य फ्रैंक किन्सेला की भूमिका भी निभाई है। 27 व्यक्तिगत जीवन गिलन अपने पैतृक शहर डबलिन में रहते हैं। जब वे किशोर थे तब उनकी मुलाकात ओलिविया ओफ्लैगन से हुई थी। 6 उनके 2 बच्चे हैं, बेरी जन्म मार्च 1997 और जो जन्म अक्टूबर 2000। 6 3 उन्होंने 2001 में शादी की और 2005 में अलग हो गए। गिलन 2014 से गायक केमिली ओसुलिवन के साथ रिश्ते में हैं। जावेदे एम्मा एश्टन 2-3 FRSL बटा ZWI बटा जन्म 25 जुलाई 1984 एक ब्रिटिश अभिनेत्री और नाटककार हैं। उन्हें कॉमेडी ड्रामा फ्रेश मीट और नॉट सेफ फॉर वर्क, नेटफ्लिक्स हॉरर थ्रिलर फिल्म वेलवेट बसौ में उनकी भूमिकाओं और ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ 2011 में जॉयस कैरोल विंसेंट के चित्रण के लिए जाना जाता है। उन्होंने द मार्वल्स 2023 में डार्बेन का किरदार भी निभाया। प्रारंभिक जीवन एश्टन का जन्म 25 जुलाई 1984 को लंदन के हैकनी में हुआ था। 4 वह युगांडा की मां विक्टोरिया 5 और अंग्रेज पिता पॉल एश्टन की 3 संतानों में सबसे बड़ी हैं। 6 उनके नाना पाउलो मुवांगा युगांडा के राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री थे। वह 6 साल की उम्र से अन्ना शेर थिएटर स्कूल में पढ़ती थीं और नेशनल यूथ थिएटर की सदस्य थीं। 7 उन्होंने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से अभिनय में डिग्री हासिल की। आजीविका अभिनय एश्टन की थिएटर क्रेडिट में द हेरोल्ड पिंटर थिएटर, लंदन में हेरोल्ड पिंटर की बेट्रियल और बर्नार्ड बी जैकब थिएटर, ब्रॉडवे शामिल हैं। राइनोसेरोस, द आर्सोनिस्ट्स, गॉन टू फार, रॉयल कोर्ट, ओथेलो, ग्लोब थिएटर, फ्रंटलाइन, ग्लोब थिएटर, ऑल द लिटिल थिंग्स वी क्रश्ड, अल्मेडा, दिस वाइड नाइट, सोहो थिएटर, माइकल फ्रेयन की कॉमेडी हियर, द रोज थिएटर किंगस्टन, अबी मोर्गन की स्प्लेंडर, डोनमार वेयरहाउस, जीन जेनेट की द मेड्स, ट्राफल्गर स्टूडियोज, सैलोम इन सैलोम, हेडलॉन्ग थिएटर बटा है एम्पस्टेड थिएटर। जून 2010 में एश्टन को सैलोम में उनके शास्त्रीय प्रदर्शन के लिए इयान चार्ल्सटन पुरस्कार में दूसरा पुरस्कार दिया गया। 2013 ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स में एश्टन उनकी फिल्म क्रेडिट में शामिल हैं वेलवेट बसौ, नेटफ्लिक्स के लिए डैन गिलरॉय द्वारा निर्देशित, ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ कैरोल मोरले द्वारा निर्देशित, जिसके लिए उन्हें 2012 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर श्रेणी में नामांकित किया गया था, सेंट ट्रिनियंस 2, द लीजेंड ऑफ फ्रिटन गोल्ड, ब्लिट्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स, टॉम फोर्ड द्वारा निर्देशित, ग्रेटा नील जॉर्डन द्वारा निर्देशित।
उनके टीवी क्रेडिट में चैनल 4 कॉमेडी फ्रेश मीट में वोड, 6 भाग BBC 1 बटा नेटफ्लिक्स सीरीज वांडरलस्ट में क्लेयर, 9 डॉक्टर हूँ, BBC में जनी ब्लू और चैनल 4 के लिए नॉट सेफ फॉर वर्क में कैथरीन शामिल हैं। एक बच्चे के रूप में एश्टन द डेमन हेडमास्टर के 2 एपिसोड में दिखाई दिए। नवंबर 2023 में उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म द मार्वल्स में डार्बेन का किरदार निभाया। पुरस्कार। मई 2010 में एश्टन को नायलॉन पत्रिका के यंग हॉलीवुड अंक द्वारा भविष्य के 55 चेहरे में से एक नामित किया गया था। अक्टूबर 2012 में उन्हें कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका से उनके वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में अल्टीमेट न्यूकमर ट्रॉफी मिली। नवंबर 2012 में उन्होंने बफ्ता नामांकित चैनल 4 हिट फ्रेश मीट में वोड की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू ऑन स्क्रीन प्रतिभा के लिए क्रिएटिव डायवर्सिटी नेटवर्क अवार्ड जीता। 2013 में उन्होंने ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ में अपनी मुख्य भूमिका के लिए 2012-2013 में एक फिल्म में महिला प्रदर्शन के लिए स्क्रीन नेशन अवार्ड जीता। लिखना। एश्टन ने 17 साल की उम्र में कविता स्लैम में भाग लेना शुरू कर दिया था। 7 और 2000 में लंदन पोएट्री स्लैम चैंपियनशिप जीती। 11 2006 में वह मैनचेस्टर के कॉन्टैक्ट थिएटर में यंग राइटर इन रेसिडेंस थीं। 11 उनके पहले नाटक हार्म्स वे को 2007 में वेरिटी बारगेट पुरस्कार के लिए चुना गया था। 7 और नेशनल यूथ थिएटर के नए लेखन सत्र के हिस्से के रूप में 2008 में लोरी सेल्फोर्ड में इसका प्रीमियर हुआ। उनके अन्य नाटकों में स्कंक नेशनल यूथ थिएटर और सोहो थिएटर द्वारा प्रदर्शित और शी फ्रॉम द सी 2010 में लंदन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ थिएटर LIFT में प्रदर्शित शामिल हैं। 12 उनके नाटकों में से एक फॉर ऑल द वीमेन हु थॉट दे वर मैड को 2009 में रॉयल कोर्ट प्लेराइटिंग फेस्टिवल के हिस्से के रूप में चुना गया था। 8 11 उन्होंने द चिल्ड्रंस मोनोलॉग्स के लेखन में योगदान दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका के त्सवाना, जुलू और सेसोथो बच्चों की 300 से अधिक मूल कहानियों से रूपांतरित किया गया और 2010 में ड्रामेटिक नीड द्वारा प्रस्तुत किया गया। 13 उन्होंने बुश थिएटर और क्लीन ब्रेक थिएटर कंपनी के साथ काम किया है। 14 2019 में एश्टन ने अपनी पहली पुस्तक कैरेक्टर ब्रेकडाउन प्रकाशित की, जो एक अभिनेत्री के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित एक काल्पनिक संस्मरण है। जुलाई 2021 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो चुना गया। अन्य कार्य। एश्टन ने चैनल 4 पर दिखाए जाने वाले 24 आवर्स इन पुलिस कस्टडी के एपिसोड का वर्णन किया है। 17 उन्होंने 2017 में उसी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिक एनिमीज जेजेड बनाम काने का वर्णन किया। 2017 में एश्टन ने आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड के सहयोग से चैनल 4 की शॉर्ट फिल्म शोकेस रैंडम एक्ट्स की तीसरी श्रृंखला प्रस्तुत की। एपिसोड 2 में एश्टन द्वारा निर्देशित एक फिल्म शामिल थी, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका थी। जावेद एम्मा एश्टन 2-3 FRSL बटा ZWI बटा जन्म 25 जुलाई 1984 एक ब्रिटिश अभिनेत्री और नाटककार हैं। उन्हें कॉमेडी ड्रामा फ्रेश मीट और नॉट सेफ फॉर वर्क, नेटफ्लिक्स हॉरर थ्रिलर फिल्म वेलवेट बसों में उनकी भूमिकाओं और ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ 2011 में जॉयस कैरोल विंसेंट के चित्रण के लिए जाना जाता है। उन्होंने द मार्वल्स 2023 में डार्बेन का किरदार भी निभाया। प्रारंभिक जीवन। एश्टन का जन्म 25 जुलाई 1984 को लंदन के हैकनी में हुआ था। 4 वह युगांडा की मां विक्टोरिया 5 और अंग्रेज पिता पॉल एश्टन की 3 संतानों में सबसे बड़ी हैं। 6 उनके नाना पाउलो मुवांगा युगांडा के राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री थे। वह 6 साल की उम्र से अन्ना शेर थिएटर स्कूल में पढ़ती थीं और नेशनल यूथ थिएटर की सदस्य थीं। 7 उन्होंने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से अभिनय में डिग्री हासिल की। आजीविका। अभिनय। एश्टन की थिएटर क्रेडिट में द हेरोल्ड पिंटर थिएटर, लंदन में हेरोल्ड पिंटर की बेट्रियल और बर्नार्ड बी जैकब थिएटर, ब्रॉडवे शामिल हैं। राइनोसेरोस, द आर्सोनिस्ट्स, गॉन टू फार, रॉयल कोर्ट, ओथेलो, ग्लोब थिएटर, फ्रंटलाइन, ग्लोब थिएटर, ऑल द लिटिल थिंग्स वी क्रश्ड, अल्मेडा, दिस वाइड नाइट, सोहो थिएटर, माइकल फ्रेयन की कॉमेडी हियर, द रोज थिएटर किंगस्टन, अबी मॉर्गन की स्प्लेंडर, डोनमार वेयरहाउस, जीन जेनेट की द मेड्स, ट्राफल्गर स्टूडियोज, सैलोम इन सैलोम,
हेडलॉन्ग थिएटर बटा है एम्पस्टेड थिएटर। जून 2010 में एश्टन को सैलोम में उनके शास्त्रीय प्रदर्शन के लिए इयान चार्ल्सटन पुरस्कार में दूसरा पुरस्कार दिया गया। 2013 ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स में एश्टन उनकी फिल्म क्रेडिट में शामिल हैं वेलवेट बज़सॉ, नेटफ्लिक्स के लिए डैन गिलरॉय द्वारा निर्देशित, ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ कैरोल मोरले द्वारा निर्देशित, जिसके लिए उन्हें 2012 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर श्रेणी में नामांकित किया गया था, सेंट ट्रिनियस 2, द लीजेंड ऑफ फ्रिटन गोल्ड, ब्लिट्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स, टॉम फोर्ड द्वारा निर्देशित, ग्रेटा नील जॉर्डन द्वारा निर्देशित। उनके टीवी क्रेडिट में चैनल 4 कॉमेडी फ्रेश मीट में वोर्ड, 6 भाग BBC 1 बटा नेटफ्लिक्स सीरीज वांडरलस्ट में क्लेयर, 9 डॉक्टर हूँ, BBC में जनी ब्लू और चैनल 4 के लिए नॉट सेफ फॉर वर्क में कैथरीन शामिल हैं। एक बच्चे के रूप में एश्टन द डेमन हेडमास्टर के 2 एपिसोड में दिखाई दिए। नवंबर 2023 में उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म द मार्वल्स में डार्बेन का किरदार निभाया। पुरस्कार। मई 2010 में एश्टन को नायलॉन पत्रिका के यंग हॉलीवुड अंक द्वारा भविष्य के 55 चेहरे में से एक नामित किया गया था। अक्टूबर 2012 में उन्हें कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका से उनके वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में अल्टीमेट न्यूकमर ट्रॉफी मिली। नवंबर 2012 में उन्होंने बफ्ता नामांकित चैनल 4 हिट फ्रेश मीट में वोर्ड की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू ऑन स्क्रीन प्रतिभा के लिए क्रिएटिव डायवर्सिटी नेटवर्क अवार्ड जीता। 2013 में उन्होंने ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ में अपनी मुख्य भूमिका के लिए 2012 बटा 2013 में एक फिल्म में महिला प्रदर्शन के लिए स्क्रीन नेशन अवार्ड जीता। लिखना। एश्टन ने 17 साल की उम्र में कविता स्लैम में भाग लेना शुरू कर दिया था। 7 और 2000 में लंदन पोएट्री स्लैम चैंपियनशिप जीती। 11 2006 में वह मैनचेस्टर के कॉन्टैक्ट थिएटर में यंग राइटर इन रेसिडेंस थीं। 11 उनके पहले नाटक हार्म्स वे को 2007 में वेरिटी बारगेट पुरस्कार के लिए चुना गया था। 7 और नेशनल यूथ थिएटर के नए लेखन सत्र के हिस्से के रूप में 2008 में लोरी सेल्फोर्ड में इसका प्रीमियर हुआ। उनके अन्य नाटकों में स्कंक नेशनल यूथ थिएटर और सोहो थिएटर द्वारा प्रदर्शित और शी फ्रॉम द सी 2010 में लंदन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ थिएटर LIFT में प्रदर्शित शामिल हैं। 12 उनके नाटकों में से एक फॉर ऑल द वीमेन हु थॉट दे वर मैड को 2009 में रॉयल कोर्ट प्लेराइटिंग फेस्टिवल के हिस्से के रूप में चुना गया था। 8 11 उन्होंने द चिल्ड्रंस मोनोलॉग्स के लेखन में योगदान दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका के त्सवाना, जुलू और सेसोथो बच्चों की 300 से अधिक मूल कहानियों से रूपांतरित किया गया और 2010 में ड्रामेटिक नीड द्वारा प्रस्तुत किया गया। 13 उन्होंने बुश थिएटर और क्लीन ब्रेक थिएटर कंपनी के साथ काम किया है। 14 2019 में एश्टन ने अपनी पहली पुस्तक कैरेक्टर ब्रेकडाउन प्रकाशित की, जो एक अभिनेत्री के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित एक काल्पनिक संस्मरण है। जुलाई 2021 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो चुना गया। अन्य कार्य। एश्टन ने चैनल 4 पर दिखाए जाने वाले 24 आवर्स इन पुलिस कस्टडी के एपिसोड का वर्णन किया है। 17 उन्होंने 2017 में उसी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिक एनिमीज जेजेड बनाम काने का वर्णन किया। 2017 में एश्टन ने आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड के सहयोग से चैनल 4 की शॉर्ट फिल्म शोकेस रैंडम एक्ट्स की तीसरी श्रृंखला प्रस्तुत की। एपिसोड 2 में एश्टन द्वारा निर्देशित एक फिल्म शामिल थी, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका थी। आजीविका। अभिनय। 1980 के दशक। 1982 में मॉरिसी ने वन समर के लिए ऑडिशन दिया, जो यॉर्कशायर टेलीविजन और चैनल 4 के लिए विली रसेल की एक टेलीविजन श्रृंखला थी, जो लिवरपूल के 2 लड़कों के बारे में थी जो एक गर्मियों में वेल्स भाग जाते हैं। रसेल कई वर्षों से एवरीमैन से जुड़े हुए थे और मॉरिसी ने उन्हें थिएटर से नीचे बार के पीछे काम करते हुए देखा था, हालांकि दोनों को कभी नहीं मिलवाया गया था। 12 मॉरिसी कम से कम 8 ऑडिशन में गए और एक में पॉल मैकगैन के विपरीत इकी के भाग के लिए पढ़ा, जो बिली के लिए पढ़ रहे थे। मॉरिसी से 5 साल बड़े मैकगैन का मानना था कि वह 16 वर्षीय बिली की भूमिका निभाने के लिए बहुत बड़े थे और उन्होंने प्रोडक्शन से हाथ पीछे खींच लिए, जिससे यह भूमिका मॉरिसी को मिल गई। स्पेंसर ले को इकी का हिस्सा मिला और इयान हार्ट ने रैबिट की सहायक भूमिका निभाई। उनका मानना था कि 16 साल के बच्चों के भागने की सहानुभूति बड़ी उम्र के अभिनेताओं को कास्ट करके खो दी गई थी।
बाद में रसेल ने मूल प्रसारण के क्रेडिट से अपना नाम हटा दिया। 5 महीने तक वन समर फिल्माने के बाद मॉरिसी अपने चचेरे भाइयों के साथ केन्या की यात्रा पर गए। जब वे ब्रिटेन लौटे तो वन समर का प्रसारण हो रहा था और उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहचाने जाने के नए अनुभव से निपटा। मॉरिसी ने लंदन में राडा में अध्ययन करने की योजना बनाई थी, लेकिन एवरीमैन में उनके सहकर्मियों ने उन्हें ऐसा न करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि उनके पास पहले से ही इक्विटी कार्ड था। उनके वन समर के सहकलाकार जेम्स हेजलडाइन ने उन्हें इसके विपरीत मना लिया और वे 1 साल के लिए लंदन चले गए। वहां रहते हुए उन्हें घर की याद आने लगी और जिस तरह से राडा उन्हें एक नीरस अभिनेता में बदल रहा था वह उन्हें पसंद नहीं आया। 15 लिवरपूल की एक यात्रा पर उन्होंने पॉल मैकगैन की मां को बताया कि वे कॉलेज छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। लंदन वापस आकर मैकगैन ने उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि जब वे पहली बार राडा गए थे तब भी वे उसी घर की याद के दौर से गुजरे थे। मॉरिसी ने राडा में अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1 दिसंबर 1985 को स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 16 राडा में 1 वर्ष बिताने के बाद मॉरिसी लिवरपूल प्लेहाउस में WCPC में प्रदर्शन करने के लिए लिवरपूल वापस चले गए। 12 इसके बाद उन्होंने चीक बाय जॉल के साथ लेसिड और 12th नाइट में काम किया और रॉयल शेक्सपियर कंपनी RSC के साथ 2 साल बिताए, मुख्य रूप से निर्देशक डेबोरा वार्नर के साथ, जिनके लिए उन्होंने 1988 में किंग जॉन में बास्टर्ड की भूमिका निभाई। उन्होंने इस भूमिका को सीखने के अवसर के रूप में देखा क्योंकि वह अक्सर राडा में सोचते थे कि क्या उन्हें कभी शास्त्रीय थिएटर में अभिनय करने का मौका मिलेगा। 12 उनके प्रदर्शन को उत्पादन का सबसे विवादास्पद चरित्र चित्रण के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें द डेली टेलीग्राफ और इंडिपेंडेंट आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 21 द गार्जियन में निकोलस डी जोंग ने लिखा, द बास्टर्ड, जिसके पास शुरुआती शेक्सपियर में सबसे जटिल वाक्यविन्यास है, डेविड मॉरिसे को आधा हरा देता है। उसका धीमा, कभी कभी समझ से परे उच्चारण बास्टर्ड को कमजोर करने में मदद करता है, लेकिन उसकी बड़बड़ाती हुई बयानबाजी भयंकर स्पष्ट बोलने के बजाय महज दिखावा लगती है। 22 मॉरिसे ने नेशनल के साथ भी समय बिताया, जहां उन्होंने पियर गिंट 1990 में शीर्षक भूमिका निभाई। 23 माइकल बिलिंगटन ने उनके प्रदर्शन की बेतरतीब ऊर्जा की प्रशंसा की। 24 इस दौरान वे व्हाइट सिटी में हाउसिंग एस्टेट में रहते थे, जहां वे और उनके फ्लैटमेट अक्सर चोरों के शिकार होते थे। 26 मॉरिसी की दूसरी टेलीविजन भूमिका 1987 में आई जब उन्होंने 18 वर्षीय ड्राइवर जॉर्ज बोमन की भूमिका निभाई, जिसका अपने नियोक्ता और प्रेमिका अल्मा रटम्बरी, हेलेन मिरेन, के प्रति जुनून उसे टेरेंस रेटिगन के नाटक कॉज सेलेब्रे के एंग्लिया टेलीविजन रूपांतरण में उसके पति की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। 27 1980 के दशक के अंत में मॉरिसी पहली बार निर्देशक जॉन मैडेन से मिले। मैडेन एक ऐसे अभिनेता की तलाश में थे जो उनकी फिल्म द विडोमेकर 1990 में एक साधारण आदमी का किरदार निभा सके, जो बाद में एक सामूहिक हत्यारा बन जाता है। उन्हें अपने पहले ऑडिशन में ही पता चल गया था कि मॉरिसी इस भूमिका के लिए सही हैं। 12 अगले वर्ष मॉरिसी मैडेन द्वारा निर्देशित द स्टोरी टेलर के एक एपिसोड 28 रॉबिन हुड की सिनेमा रिलीज रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स 1991 से टकराई। केविन कॉस्टनर द्वारा अभिनीत बाद वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और मॉरिसी के संस्करण को भुला दिया गया। रिलीज होने के बाद मॉरिसी 8 महीने तक फिल्म और टेलीविजन में काम से बाहर रहे। आखिरकार उन्हें BBC टेलीविजन ड्रामा क्लबलैंड 1991 में CID अधिकारी की मुख्य भूमिका में लिया गया। रिहर्सल के 1 हफ्ते बाद ही उनकी अपेंडिक्स फट गई और वे लगभग अपनी भूमिका खो बैठे। भूमिका को बनाए रखने के लिए और क्राउच एंड में एक फ्लैट जिसे उन्होंने अभी खरीदा था, मॉरिसी ने तब भी अभिनय किया जब उनके टांके लगे हुए थे। डेविड मार्क जोसेफ मॉरिसी, जन्म 21 जून 1964, एक अंग्रेजी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। प्रत्येक भूमिका के लिए की जाने वाली सावधानीपूर्वक तैयारी और शोध के लिए जाने जाने वाले, उन्हें ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा अपनी पीढ़ी के सबसे बहुमुखी अंग्रेजी अभिनेताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।
मॉरिसी ने अपने अभिनय की शुरुआत 18 साल की उम्र में ड्रामा सीरीज वन समर 1983 से की और उसके बाद रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद रॉयल शेक्सपियर कंपनी और नेशनल थिएटर में 4 साल तक काम किया। 6 फीट 2 इंच 1.88 मीटर लंबे और आसानी से पहचानी जाने वाली आवाज वाले मॉरिसी को 1990 के दशक में अक्सर पुलिसकर्मियों और सैनिकों जैसे अधिकार वाले किरदारों में दिखाया जाता था, लेकिन उन्होंने आवर म्यूचुअल फ्रेंड 1998 में ब्रैडली हेडस्टोन और हिलेरी एंड जैकी 1998 में क्रिस्टोफर फिंजी की भूमिकाओं से इस चलन को तोड़ा। इसके बाद वे स्टेट ऑफ प्ले 2003 में स्टीफन कॉलिंस और द डील 2003 में गॉर्डन ब्राउन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिकाएं निभाने से पहले सम वॉइस 2000 और कैप्टन कोरेलिस मैंडोलिन 2001 में नजर आए। उन्होंने डॉक्टर हू क्रिसमस स्पेशल द नेक्स्ट डॉक्टर 2008 में जैक्सन लेक की भूमिका भी निभाई, जो भूलने की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति था और उसे विश्वास था कि वही डॉक्टर है। उन फिल्मों के बाद के वर्षों में मॉरिसी ने डैनी ब्रॉकलेहर्स्ट ड्रामा द ड्राइवर, द रीपिंग 2007, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 2008, रेड राइडिंग 2009, नोवहेयर बॉय 2009, सेंचुरियन 2010 और डैम्पायर 2022 में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने क्राइम ड्रामा थॉर्न 2010 का निर्माण और अभिनय भी किया। मॉरिसी 2008 में नील लाब्यूट के इन ए डार्क हाउस के एक रन के लिए मंच पर लौटे और 2011 में लिवरपूल एवरीमैन के मैकबेथ के प्रोडक्शन में शीर्षक भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश अपराध फिल्म ब्लिट्स 2011 में भी अभिनय किया। मॉरिसी ने लघु फिल्में और टेलीविजन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2001 और पासर बाय 2004 का निर्देशन किया है। उनकी फीचर लेंथ डायरेक्टोरियल डेब्यू डोंट वरी अबाउट मी का प्रीमियर 2009 लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 2010 में बीबीसी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। उन्हें 2016 में एज हिल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेविड मार्क जोसेफ मॉरिसी 2 का जन्म 21 जून 1964 को लिवरपूल के केंसिंगटन क्षेत्र में हुआ था। 3 उद्धरण वांछित लिटिलवुड्स कर्मचारी जोन और मोची जो मॉरिसी के बेटे। 4-5 उनके 2 बड़े भाई हैं, जिनका नाम टोनी और पॉल है, और एक बड़ी बहन का नाम करेन है। 6-7 परिवार केंसिंगटन में 45 सेल्डन स्ट्रीट में रहता था। दशकों बाद नेशनल म्यूजियम लिवरपूल के 800 जीवन परियोजना के हिस्से के रूप में मॉरिसी ने लिखा कि यह घर कम से कम 1900 से उनके परिवार में था। उनकी दादी की शादी वहीं हुई थी और उनकी मां का जन्म भी वहीं हुआ था। 1971 में परिवार नॉटी ऐश में नए एस्टेट पर एक बड़े और अधिक आधुनिक घर में चला गया, जबकि सेल्डन स्ट्रीट को बाद में ध्वस्त कर दिया गया। मॉरिसी को बचपन में फिल्म, टेलीविजन और जीन केली के संगीत में काफी दिलचस्पी थी। 9 उन्होंने टेलीविजन पर केस का प्रसारण देखने के बाद अभिनेता बनने का फैसला किया। 10 सेंट मार्गरेट मैरी प्राइमरी स्कूल में उन्हें मिस केलर नामक एक शिक्षक ने प्रोत्साहित किया, जिन्होंने उन्हें 11 साल की उम्र में द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज के स्कूल प्रोडक्शन में बिजूका के रूप में कास्ट किया था। केलर ने जल्द ही स्कूल छोड़ दिया, जिससे उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। 11-12 उनके माध्यमिक विद्यालय डी ला सैले स्कूल में कोई नाटक कक्षाएं नहीं थीं और उन्हें लगता था कि बदमाशी के डर से अक्सर विद्यार्थी पाठों में भाग लेने से हतोत्साहित होते हैं। 4-13 एक चचेरे भाई की सलाह पर वह एवरीमैन यूथ थिएटर में शामिल हो गए। 14 साल की उम्र तक मॉरिसी उन 2 युवा थिएटर सदस्यों में से एक थे जो एवरीमैन थिएटर के बोर्ड में बैठे थे। 14 उनके समकालीनों में कैथी टायसन, भाई मार्क और स्टीफन मैकगैन और इयान हार्ट शामिल थे। बाद वाले उनके दोस्त थे जब वे दोनों 5 साल के थे। वह मैकगैन भाइयों के साथ दोस्त बन गए और उन्होंने उन्हें अपने भाई पॉल से मिलवाया, जो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट राडा में अपनी पढ़ाई से छुट्टी पर थे। शिलो जब मॉरिसी 15 साल के थे, तब उनके पिता को एक घातक रक्त विकार हो गया था। 4 वे कुछ समय तक बीमार रहे और अंततः 54 वर्ष की आयु में पारिवारिक घर में रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई। 5-17 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद मॉरिसी एक वॉल्वरहैम्पटन थिएटर कंपनी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने सेट और वेशभूषा पर काम किया।
दोस्तों 20 मई 2011 को ये हमें देखने को मिली थी और 97 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी। यूनाइटेड किंगडम में इसे बनाया गया था और मेन बेस जो लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी, बाकी इसे 15.8 मिलियन के बजट में से बनाया गया था। बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही ख़राब रहा था, लेकिन अभी शो नहीं किया गया है जो उसके मेकर्स है उनके द्वारा, जो कुछ कह नहीं सकते। बाकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इसने किया था और OTT राइट इसके जो है वो प्राइम वीडियो ने खरीदे हैं। आप इसे अभी प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। बाकी यदि आपको इसका एक जैसे पिछले पार्ट के बारे में जानकारी जाननी हो तो आई बटन पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।